एक बहुत ही खास मुद्दे के मौके पर आपसे लाइव आया हूं कि आपसे बात कर सकूं। आखिर देश की राजधानी दिल्ली में या पूरे देश में अगर देखें तो आज सियासत का स्तर किस हद तक गिर चुका है, और खासतौर से सत्ता के उन लोभियों के जरिए जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और एक के बाद एक मामला सामने आते रहते हैं। आपको मालूम है दौलत राम कॉलेज का मामला, एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, वहां की प्रिंसिपल जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, उसने वाकई चौंका करके रख दिया। और उससे सबसे बड़ी आगे की चीज ये कि जब मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचती है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बाद में मुलाकात उनकी होती है महमूद पराचा से, सीनियर वकील हैं। डॉक्टर रितु सामने मेरे साथ लाइव हैं। वक्त खराब नहीं करना चाहता, सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, लगभग 2 साल का वक्फा होने को आ गया है, 1.5 साल पूरा हो गया है, 1.5 साल। मुझे ये बताएं कि अब तक हुआ क्या? आपको जिन शब्दों का इस्तेमाल आपके साथ किया गया, कॉलेज की प्रिंसिपल ने, डॉक्टर सविता रॉय ने, उनके खिलाफ हुआ क्या? उनके खिलाफ जो होता है उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है ना, मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं और उनका कोई काम नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि सो कॉल्ड जब आप ऐसे सेक्शन से आते हैं जिसे आप अपर कास्ट कहते हैं, तो आपके लिए वो मतलब कहना बहुत वो है कि आपके लिए 7 खून भी माफ है। तो आई थिंक ये वही चीज हुई है मेरे केस में भी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, ये आर और पार की लड़ाई है। क्योंकि आप किसी पोटेंशियल कैंडिडेट को जब सबके सामने इंसल्ट करते हैं और आप इस तरीके की उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगा के, रॉन्ग जो भी उनके लिए फर्जी एफिडेविट्स बनवा के, फर्जी उनके मतलब उनको पब्लिकली एम्बैरेस करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिशें बनाते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। जो कि आई थिंक 1 साल से अगर दर्शकों को आप समझा सकें, लोगों को बता सकें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ताकि लोग समझ भी पाएं जिनको अभी तक नहीं मालूम कि आप कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी दौलत राम कॉलेज पहुंची, और वहां आपको किस तरह का सामना करना पड़ा उन मुश्किलों का, दलित होते हुए। मैं वो चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या होते हुए सबसे पहले तो मैं आप ही की बात का जवाब आप ही की भाषा में दे दूं। दलित ये शब्द जो है लोगों के लिए, इस शब्द की परिभाषाएं अपने अपने तरीके से हैं, और खासकर सो कॉल्ड जो हमारा अब का समाज है, उनके लिए दलित होना मतलब मैला कुचला, दबा कुचला, उस समाज से आना जिसके मुंह में आवाज ना हो, जो गंदा मैला ढोता हो, वो काम करता हो। और अगर उसके मुंह में आवाज है और वो अंग्रेजी बोलता है पटाखेदार, और वो अच्छे से अपने अधिकारों के बारे में अवेयर है, और वो क्लास में बहुत ज्यादा उसकी एक स्टूडेंट्स में भी अगर बहुत ज्यादा डिमांड है और वो स्टूडेंट का भी फेवरेट टीचर है, तो मुझे नहीं लगता हमारा समाज या हमारी सोसाइटी इतनी अभी वो उस चीज को झेलने के, बर्दाश्त करने के लायक है। कि आप अगर दूसरा आपके लेवल पे आके बैठ रहा है या आपके साथ बैठ रहा है और आप वो चीज डाइजेस्ट कर ले, वो आई थिंक अभी हमारे समाज में इतनी विशाल दिल नहीं और हृदय नहीं हुआ उनका। तो मैं भी उसी चीज की शिकार हुई हूं कि जब मैं कॉलेज में थी, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, तो सिंपली आई वाज टारगेट फ्रॉम द डे 1 बाय दिस प्रिंसिपल। रिपीटेटिवली ओकेजन से, कभी ऐसे आमने सामने भी कॉरिडोर में से चलते मुलाकात होनी तो इन्होंने इंसल्ट करना, कुछ इस तरीके के शब्द क्या कहती थी आपसे? कभी मेरे कपड़ों पे, कभी बालों पे, कभी स्टाइल पे, कभी इस तरीके से, जो तुम हो हमें पता है, ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं। हाँ, कई बार ऐसे गुजरते जाना, बस विश करना। मैंने बहुत पोलाइट थी, तो बस नीचे रहो, हल्के में रहो, समझती हूँ मैं तुम क्या हो। मेरा पीएचडी का कॉन्वोकेशन था, मुझे मेरी डिग्री मिलनी थी, तब मुझे कहा दलितों को मुझे ट्रीट करना आता है, तुम लोग क्या हो, मैं समझती हूँ। तो ये चमार समाज के जो पता नहीं कि कुछ इस तरीके से बात बोलती बोलती निकल गई, जो तुम लोग हो, मुझे तुम लोगों को तुम्हारी औकात में रखना आता है। तो मुझे जब ये स्टेटमेंट बहुत बाद में आई, आई थिंक 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद ये स्टेटमेंट, उससे पहले जब अटैक्स होते थे तो मैं लाइटली ले रही थी, क्योंकि दबी आवाज में स्माइल करके साथ कुछ ऐसे कह देती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में रहते हो, आप दुश्मनी नहीं पालते, और आप उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी उल्टा नहीं बोलेंगे कि जो एक हायर एडमिनिस्ट्रेशन हेड है वहां का इंस्टीट्यूशन का, आप उसके साथ उल्टा पुल्टा इस तरीके से नहीं करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर जॉब, यू आर देयर, और पैंडेमिक है और आप ऐसी सिचुएशन में कि आप जॉब के बिना नहीं रह सकते। तो जब आप हर पल झेल रहे हो उस चीज को, आपके साथ हर पर मेंटल टॉर्चर हो रहा है, आप देख रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मेरे साथ वो टाइम मेरी तरफ से नहीं हुआ, उन्हीं की तरफ से हुआ कि 10 अगस्त 2020 में
उन्होंने सबको ज्वाइन कराया पूरे विश्वविद्यालय में। एक मैं ही ऐसी टीचर थी जो उनको पूरे विश्वविद्यालय में 4,500 टीचर हैं और दौलत राम कॉलेज में आई थिंक सबसे ज्यादा एडहॉक की संख्या है। मैं ही सिर्फ एक ऐसी टीचर थी जिनको उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। रीजन बेस्ट नोन टू हर, उनका कास्टिस्ट आउटलुक, उनका जातिगत जो व्यवहार मेरे साथ रहता था, उनका वो जो घृणा भरा जो एक नेचर मेरे लिए रहना कि ये इस तरीके से क्यों दिखती है और हमारे उस जो मेरा एक स्टीरियोटाइप है उसको ये तोड़ कैसे रही है, तो वो जो चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने वो 10 तारीख 2020 में मेरे को ज्वाइन नहीं दी और कॉलेज से निकालने की साजिश घड़ी और निकाल दिया। और जब बाकी के लोग निकाला किस तरह से, जब आपको वहां से हटाया गया तो क्या कह करके और किस ऑर्डर के साथ? में एडहॉक तो खुद में ही एक अपने आप में एक ऐसा प्राणी है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। एडहॉक वैसे ही जैसे आप एक तो शोषित वर्ग से हैं और एडहॉक खुद में ही एक अलग से अपनी एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होता है हर जगह पे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा। तो एडहॉक्स का 6 महीने के बाद ना रिचार्ज कूपन की तरह रिचार्ज वो होता है आपका जैसे रिचार्ज कूपन को रिफिल करवाते हो, वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। तो वैसे ही हमारी वैलिडिटी बढ़ाने का वक्त आ गया था, तो इस प्रिंसिपल ने हमारी वैलिडिटी बढ़ाई नहीं इन्होंने। तो इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग को, सबकी ज्वाइनिंग, पूरे कॉलेज की ज्वाइनिंग पे साइन कर दी। हम लोग लिख के देते हैं चिट्ठी, और इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग पे साइन नहीं किए और रीजन मुझे नहीं पता। तो जब मैं एओ के पास जाती तो वो कहता कि पता नहीं, आप प्रिंसिपल से जाके पूछ लो। अभी 5 मिनट पहले हमारे पास आई थी और कहा कि ज्वाइनिंग नहीं देनी है। जब मैं प्रिंसिपल के रूम में जाती हूँ तो उनके पास कोई पहले जवाब नहीं था, और फिर वो 20 मिनट में जो वो कहते हैं ना आपकी बैटरी चार्ज होती है, तो वो जो चीजें अभी मैं जो चीजें आपको बता दी, जो भी उनके दिल में भरा हुआ था वो एक टाइम से, जो 6 महीने जब तक लॉकडाउन नहीं था तो रेगुलर क्लासेस थी, तो रेगुलर उनका व्यवहार, और जो 6 महीने का जो रेगुलर क्लासेस नहीं थी पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन था, उन्होंने उस दिन मेरे साथ वो हर एक चीज करी जो मैं अपनी पिटीशन में डाल चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ। हर एक चीज उन्होंने मुझे कही और इस तरीके से एम्बैरस और इंसल्ट किया कि अब या तो मैं उनके पैरों में रोकर गिड़गिड़ाऊं कि मेरे को माफ कर दो बिना गलती के और मेरे को मेरी नौकरी पे रख लो, ताकि वो अपना जूता मेरे सर पे रखे और मैं गुलाम बन के सारी जिंदगी उनका काम करती रहूं। वो ये चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी कम्युनिटी, मेरे लोग, मेरे आपस में हम लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हम लोग जाएंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए, लड़ाई लड़ेंगे और ये होगा। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे ऐसा लगा 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया कि मेरी पोस्ट पे इलीगल इंटरव्यू करवाने की कोशिश करी। मैंने यहाँ वहां पार्लियामेंट्री कमेटी में गई फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन को कि इनको रोकें, ये गलत कर रही हैं, मेरी सुनवाई करें, क्योंकि आप किसी टीचर को ऐसे नहीं निकाल सकते बिना शो कॉज नोटिस के, बिना किसी की सुनवाई किए। आप कैसे नेचुरल जस्टिस के जो प्रोसीजर है उसको इग्नोर करके आप सीधे किसी को बोल देते मैं नहीं रखूंगी? क्यों इतना कमांडिंग आप कैसे हो सकते? अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर रितु सिंह, इतना पर्सनल होने की वजह कैसे हुई? क्या वजह थी कि वो प्रिंसिपल इतना पर्सनल हुई, बिल्कुल जातियात के तौर पर? और साथ ही मैं जोड़ूंगा इसमें महमूद पराचा को। मुझे एक चीज ये आप बता दीजिए, आप थाने गई, बिल्कुल, आपने कई बार शिकायत करने की कोशिश की, FIR दर्ज कराने की कोशिश की, जी, वहाँ का क्या रिस्पॉन्स था? जी, वो वहाँ का मुझे दिल्ली पुलिस की तरफ जरूर आपका ध्यान मुतवज्जे करना है। देखिए, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड था। मुझे कोई हाई होप्स नहीं थी, क्योंकि हमारे लोगों की हमारे केस में सुनवाई नहीं होती। आप चाहे थाने चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मुझे पता था कि ये लोग नहीं करेंगे इतनी आसानी से, लेकिन मैं एडवोकेट को साथ लेकर गई थी और मैंने सर की ही टीम के थे, तो मैंने उनके सामने ये सारी चीजें हुई कि उन्होंने सीधे कहा कि हमारे पास आपसे बड़ा इस समय कोई केस है, हम उससे डील करेंगे, ये केस को हम बाद में देखेंगे, हाँ हम कल देखेंगे, आप कल आइएगा। जबकि जब आप एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर कोई केस डालते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इमीडिएट FIR होगी, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने FIR नहीं की, उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने कहा कि आप कल मेरे पास आइएगा, तो हमें आश्वासन दिया कि कल आपकी 100% सुनवाई होगी, FIR भी होगी। ये कब की बात बता रही हैं? ये 1 महीना पहले की बात है। तो हमें पूरा आश्वासन दिया उन्होंने, और अगले दिन रेपिटेटिवली हम SHO को फोन करते रहे, एक्टिंग SHO थे वो वहां के, उन्होंने फोन नहीं उठाए, वहां पे हमारे एक भी फोन नहीं उठाया। फिर बाद में बहुत देर बाद फोन उठाया और बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी कमर में दर्द है, मैं यहाँ हूँ, बस थोड़ी देर में फ्री होके वापस पहुंच रहा हूँ। 1.5 साल में आप FIR भी दर्ज नहीं करा सकी हैं। बिल्कुल, ये हालत है। मेरे साथ महमूद पराचा इस वक्त। आपके टच में कब आई हैं डॉक्टर रितु, और जब ये केस आपको मिला है तो उस वक्त क्या आपको लगा कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं हम लोग? 3 महीने से, मगर अभी मैं सिर्फ एक ही चीज अभी इस वक्त कहना चाहता हूँ, आप इनसे पूरी बात कर लें अगर चाहें तो। इनका गुनाह क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो गुनाह ये है जो महाभारत में जो गुनाह एकलव्य का था, वही गुनाह इनका है, उसके अलावा इनका कोई गुनाह नहीं। एकलव्य का गुनाह ये था कि उस समय के जो भी एक से बढ़कर एक महारथी थे, धनुर्धर थे, मतलब धनुष चलाने वाले थे, अर्जुन साहब थे, वो उनको और बाकी सभी धनुर्धरों को, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे,
वो उनको बहुत ही आराम से हंसते हंसते हरा सकते थे, यानी कि उनसे बहुत ज्यादा बेहतर थे। तो एकलव्य का भी अंगूठा काट लिया गया था ताकि जो सब स्टैंडर्ड एकलव्य के मुकाबले में सब स्टैंडर्ड लोग हैं उनकी लाइन जो है या उनकी इज्जत बरकरार रहे। यही एक एकलव्य का गुनाह था, क्योंकि एकलव्य के सामने कोई नहीं टिक सकता था। वही कमोबेश गुनाह इनका है, और ये गुनाह शायद जब तक ये हैं इनके पास रह गए, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये जितने भी टीचर्स हैं, आप खुद भी बात करके देख लीजिए और कर ही रहे हैं, जितने भी वहां दूसरे टीचर हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने किया था तो उस पर आप बीच में इंटरवीन कर रहे थे। मैं जवाब देना चाहता था। हाँ, वो पर्सनल जो होने वाली बात थी, जो प्रिंसिपल अगर ये एससी कैटेगरी से हैं, एकलव्य हैं, ये एकलव्य है, तो चलिए आपके इनका मुताबिक अंगूठा- एकलव्य है, हाँ। तो क्या उसका मतलब ये बनता है कि उस स्कूल की एक प्रिंसिपल, एक सभ्य समाज से ताल्लुक रखने वाली, वो इस तरह से बात करती है? क्यों पर्सनल होती है? ये मेरा एकलव्य सवाल का है। अंगूठा काटने के लिए हर छल कपट इस्तेमाल किया जाएगा, वही हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी उस वक्त खड़े होंगे, जैसे यहाँ भी पुलिस भी है, डीसीपी साहब के पास भी गई है, एसएचओ साहब के पास भी जा रही हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गई, सब जगह गई है, एससी कमीशन में भी गई, लेकिन एकलव्य का अंगूठा तो काटना ही है ना, नहीं तो फिर तो सब पूरा एक्सपोज हो जाएगा, पूरा आपने क्या system किया? expose हो जाएगा। आपने क्या किया? आपका किस तरह की इनकी मदद की है, या क्या देखिए, आपने हमने इनकी- एज काउंसिल महमूद पराचा? एस काउंसिल ये है कि ये SC/ST एक्ट का सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है, और ये अभी लड़ रही हैं। इनको सबको सलाम करना चाहिए कि पूरे सिस्टम से अकेली लड़ रही हैं ये। मगर ये SC/ST एक्ट का इतना बड़ा घिनौना और इतना बड़ा अपराध है कि जिसमें एक बेस्ट जो टीचर है उसको नीचा दिखाने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स को फोर्ज करके अदालतों में पेश किया जाता है। जो किस तरह रिकॉर्ड- के ये- बनाए फॉर्ज डॉक्यूमेंट वो? देखिए, पहली चीज तो जो कंप्लेंट की है, आपने ऐसी कोई कंप्लेंट देखी है कि स्टूडेंट्स टीचर के खिलाफ कंप्लेंट करें और टीचर को हटा दिया जाए? आपके अभी खिलाफ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है? जी, वो स्टूडेंट कहा जा रहा नहीं है। ये कहा जा रहा है। हाँ, हमने वो लगा कौन दिया है? कोर्ट में। वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो फेक कंप्लेन है जिसपे ना ही किसी स्टूडेंट का नाम है, ना ही स्टूडेंट के कोई नहीं, सिग्नेचर है, ना ही- आप कैसे कह रही हैं फेक कंप्लेंट? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई कैन, बिकॉज आई हैव द फीडबैक ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स। मेरे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर आते यानी हैं, जिन जिनका बच्चों ने, attendance- जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है वो आपके स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, उन्हें आपने पढ़ा ही नहीं। वो स्टूडेंट का कोई अगर कंप्लेन तो मैं तब मानूं जिसके पीछे कोई नाम हो। ये देखिए, हाँ, ये ये बताएं। बस एक पेज का है, ये कंप्लेन नाम है ना पता, ना, ना कोई वो ये कोई एक receive। वो रिसीविंग, कोई रिसीविंग नहीं है, कोई डेट नहीं है। लिखा ये है देखिए, दौलत राम कॉलेज। हाँ, प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज, सब्जेक्ट लिखा है, और देखिए ये स्टूडेंट्स ऑफ BA 3rd ईयर। अच्छा। कोई बच्चे का लेकिन एनोनिमस है जहां जी, तक देखने में, anonymous, बिल्कुल एनोनिमस लग रहा है। बिल्कुल। आप इस कंप्लेन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आपने स्टूडेंट BA साइकोलॉजी लिख दिया, BA साइकोलॉजी जब इन्होंने लिखा तो BA साइकोलॉजी एज इन की जब इन्होंने कंप्लेन का बहाना लगाया कि मेरे पास कंप्लेन है, हवा में तब आई थिंक इनके पास थी भी नहीं, ये तो सेल्फ मेड जो चीजें हैं ये वो हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है, और मैं अपनी क्लास में बहुत ऐसी टीचर हमेशा से रही हूँ कि वेयर स्टूडेंट डिड दिस कंप्लेंट गॉन? ये कहाँ गई है? ये कंप्लेन पुलिस स्टेशन में गई है। ये ठीक सारा- है, हाँ, पुलिस ने एनोनिमस कंप्लेंट को मान लिया। मान ही लिया, तभी तो FIR एनोनिमस नहीं करी। कंप्लेंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड बिल्कुल एज पर ये लॉ, कानून- जहां तक मैं ये जानता हूँ। CVC का कानून है, हाँ, ये CVC का कानून है, ये CVC की गाइडलाइंस है कि एनोनिमस कंप्लेंट अगर आएंगी भी तो उसको नजरअंदाज करना है, वो मानी नहीं जाएंगी क्योंकि वो सच्ची नहीं होती है। ऐसा CVC। एक बात। दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि स्टूडेंट्स के कहने से टीचर बदले जाएंगे। बिल्कुल, ये- स्टूडेंट्स ये के कहने से क्या टीचर बदले जाएंगे? मतलब अंगूठा काटना है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अंगूठा काटना है एकलव्य का, और उसके लिए सर एकलव्य का अंगूठा तो कट गया, वो तो हो गया। नहीं, अभी कटा नहीं है। अब सुनिए, आज के दौर में- सुनिए, मैं आज आपसे काट रहे हैं ना। इतना आसान डॉक्टर नहीं है रितु, हमारा अंगूठा काटना। सुनिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एनोनिमस कंप्लेंट पर आपको रिमूव करने की बात आती है, लेकिन जहां आप खुद बाय नेम, बाय पर्सन मौजूद होती हैं, वहां कंप्लेंट रिसीव नहीं की जाती है। जी, ये मेरा सवाल है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, यही तो हमारा भी सवाल है, ये हाँ, हमारी एक्चुअली लड़ाई महमूद है। पराचा, ये आपसे भी सवाल है ये मेरा। हमारी लड़ाई है कि जहां हम खुद मौजूद हैं, जहां हम अपने लिए जा रहे हैं और हम खड़े हैं वहां पे कि ये कंप्लेन है, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, टॉर्चर है, थ्रेट है हमें, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं है उस चीज की। लेकिन एक पर्चा बिना किसी रीजन के, जिसमें कोई नाम, साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं है एग्जैक्टली, और आप उस कंप्लेन को मान लेते हैं एनोनिमस। इमेजिन, तो आप
ऐसे सिस्टम में क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप इनसे? तो ये एकलव्य समझते होंगे, लेकिन शायद हम वो उसमें से नहीं जो अपना अंगूठा इतनी आसानी से कटने देंगे। क्या कह रहा है समाज इस टाइम आपके साथ? सब साथ है। सब साथ हैं। आपसे पूछता हूँ ये सवाल। देखिए, पूरा समाज डॉक्टर रितु के साथ है, क्योंकि डॉक्टर रितु पूरे सिस्टम से लड़ रही है। डॉक्टर रितु पूरे समाज की लड़ाई लड़ रही है। अगर डॉक्टर रितु चाहती तो बहुत आसान तरीका था, सॉरी बोल देना, पैर के पास जाकर के सर रख देना, बहुत इजी था और ये सारी तकलीफें भी नहीं झेलनी पड़ती। मैं समझती हूँ कि एक बेरोजगार इंसान के जीवन में कितनी बड़ी तकलीफें आती हैं। एक लाइफ स्टाइल होता है जीने का नौकरी के साथ, और नौकरी न रहने पर किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है। वो सारी चीजें फेस कर रही हैं, हर दिन एक नई चुनौतियां झेल रही हैं, लेकिन समझौता नहीं किया, क्योंकि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये रोजी रोटी की लड़ाई नहीं है सिर्फ, ये पूरे स्वाभिमान की लड़ाई और पूरे समाज की लड़ाई है। मैं सुन रहा था आपने कहा कि डॉक्टर रितु उस वक्त जिंदा है तो आप इनका साथ दीजिए। बिल्कुल, मरने के बाद क्या साथ देना और मोमबत्ती लेकर निकलना, मैंने सुना आपका वो बयान बिल्कुल, अभी। मैं फिर क्या से कहना बात चाह रही थी दोहराना आप? हाँ, चाहूंगी। बताइए। इनको पायल तन्वी बनने से रोक लीजिए, इनको आप रोहित वेमुला बनने से रोक लीजिए। हम लोग, जब हमारे समाज का मेधावी बच्चा मर जाता है, जब वो तड़प रहा होता है कि भी मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आप मेरा साथ दीजिए, मुझे बैकअप दीजिए, मुझे मजबूत करिए, तब हम इंतजार करते हैं कि और देखते हैं। जब उसका सब्र टूट जाता है, या तो वो आत्महत्या कर लेता है या फिर उसको किसी साजिश के तहत मार दिया जाता है। क्या डॉक्टर रितु के साथ भी ऐसा होगा? तब समाज आएगा। लेकिन मैं समाज को जानती हूँ, समाज आज पूरी तरीके से जाग चुका है, बहुत मेधावी लोगों को खो चुका है, बहुत प्रतिभाओं का दमन हो चुका है, पर अब समाज ऊपर है, समाज आ रहा है, साथ आ रहा है। और इसका ये सबूत है कि माता सावित्रीबाई फुले महासभा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके साथ खड़ी हूँ। इस संगठन के हजारों कार्यकर्ता, हजारों संगठन के पदाधिकारी इनके साथ हैं, पूरा देश इनके साथ है। देश का वो व्यक्ति हर इनके साथ है जो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। हर वो व्यक्ति इसके साथ है जो मानवता में विश्वास रखता है। हर वो व्यक्ति इनके साथ है जो संविधान में विश्वास रखता है, जो समानता में विश्वास रखता है। और डॉक्टर रितु, जब आज दिल्ली जैसी जगह पर एक SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव देहात में जो लोग रहते हैं, जो बिल्कुल पीछे की साइड में रहते हैं, देश के उन जगहों पर रहते हैं जहां पर बिल्कुल नहीं सुनी जाती उनकी आवाज, तो सोचिए कि उनको न्याय कैसे मिल सकता है। जब एक प्रोफेसर होकर सारे कानूनन लीगल सारी चीजों को जान समझ करके, और एक ऐसे सिस्टम में रह करके जो दिल्ली से होते हुए वहां जाती है, कहती है मेरी FIR लिखिए, तब उनको बहानेबाजी कर दी जाती है कि आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों मेरी कमर में दर्द है, नर्सों मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, इस तरह से टाल दिया। ये SHO कह रहा है, जो थाना नहीं पूरा इलाका संभालने वाला है, SHO जिम्मेदारी के पद पे बैठा हो। बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल का भी चाहने वाला आया है, जिसने लिखा है कि जब टिप्पणी किसी पार्टी और जाति और धर्म की बात पर करे तो कंप्लेंट तो होगी ही। किस कंप्लेंट? ये वो समझ रहे हैं कि जो कंप्लेंट आपकी की गई है वो इस तरह से की गई है। मैं आज आप समझे जो मैंने कहा? इसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये आया है। जो प्रिंसिपल साहिबा ने टिप्पणी की है, हाँ। उसी के खिलाफ कंप्लेंट गई है। और अब जो SHO साहब कानून तोड़ रहे हैं, DCP साहब कानून तोड़ रहे हैं, तो वो भी जेल जाएंगे। मैं तो आपको हर बार बोलता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ये SHO साहब भी ऐसा काम कर चुके हैं जिससे वो जेल जाएंगे, और DCP साहब भी कर चुके हैं। कब जाएंगे, कब आपको और आप लगता है? देखिए, इसमें भारत में जो हमारा सिस्टम है ना, न्यायिक व्यवस्था, वो भारत थोड़ी स्लो है। भारत के सिस्टम पे ही बोल लीजिए कुछ। तो उस पर क्या बोलना है? जंतर मंतर देख लिया आपने? जंतर, मैं यही कह रहा हूँ ना। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है ना, अधिकारियों की। आपने मंडोली सीमापुरी का, पिंकी का देख लिया बयान? उसमें पूरी ताकत लगा के पुलिस जो है अपराधियों की मदद कर रही है। ये है दुर्भाग्य की बात। जंतर मंतर पे पुलिस स्टेशन के सामने, DCP साहब के ऑफिस के सामने उस तरह के आतंकवादी नारे लगाए गए थे। उनकी पुष्पनाई पे वो खड़े होकर उनको प्रेज ही कर रहे होंगे ना, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे होंगे, इसीलिए उनको इनवाइट करके वहां बुलाया गया। मैं तो ये जानता हूं कि अगर DCP साहब उनको चाय पिलाने के लिए बुलवाएं जहाँ पे, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस दें कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे थाने, जो थाना 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर है पार्लियामेंट के, वहां आप आओ और ये सब कहो, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। जब तक इस प्रकार का आश्वासन उन लोगों के पास नहीं होता, कायर आतंकवादियों के पास। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है? ये आ रहा है नागपुर। देखो, ये इल्हाम नाजिल हो रहा है, 3-4 या क्या हो रहा है? ये कहाँ से? 3-4 जगह से ये आता है। एक आता है पेंटागन, एक पेंटागन, एक जो जेरूसलम है जहाँ पे मोसाद है, CIA है, और एक नागपुर। यहां से ऑर्डर आते हैं सारे, और कहीं से ऑर्डर आ ही नहीं सकते इस प्रकार के। ये सारे एक ही तरह के लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो दुनिया भर का पैसा अपने पास कब्जा करना चाहते हैं। तो नागपुर है वहां से, जहां से ये मैसेज आ रहे हैं। और ये सब ड्रामेबाजी है, जहां ये कहा जाता है कि हम सबको बराबर मानते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि अपनी छवि सुधार के रखा जाए, लेकिन पीछे से इशारा जो होता है ना,
वो यही होता है कि हम ये कह रहे हैं इसका उल्टा तुम करो, जल्दी करो। यानी आप जो दिल चाहे वो करते नहीं, रहो। दिल चाहे नहीं, हाँ। ये उन्हीं की प्लानिंग, नागपुर की प्लानिंग करते रहो, हम ऐसा बोलेंगे लेकिन आपको करना वही है। ठीक है। वरना सुनिए आप, और मजेदार बात, आरएसएस क्लेम करती है कि हम बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फोर्स हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता चेन ऑफ कमांड से जुड़े हुए हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना वो। हम तो देश में जब अगर सेना भी कमजोर पड़ेगी तो हम अपनी सेना खड़ी करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना डिसिप्लिन फोर्स। तो ये डिसिप्लिन फोर्स है या नहीं है इनकी? तो ये डिसिप्लिन फोर्स ही है जो नागपुर के इशारे पे ये सारे काम कर रही है। कोई भी आदमी या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये सोचता है कि ऐसा शायद उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है, तो वो या तो आरएसएस को डिसिप्लिन फोर्स नहीं मानता, फिर तो ये वैसे हैं गैंग्स चल रहे हैं, फिर तो ये आरएसएस के अलग अलग, या इस जो सोच है मनुवादी सोच के गैंग्स अलग अलग काम कर रहे हैं, या तो आरएसएस ये कह दे कि मनुवादी सोच के गैंग्स, कैपिटलिस्ट फोर्सेस के गैंग्स देश में काम कर रहे हैं और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तब एक बात समझ में आती है, अपने आप को डिसिप्लिन फोर्स कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो नागपुर के उससे चल रहे हैं, वो कहते हैं कि आप जेएनयू कांड के समर्थकों के करेंगे तो यही रिएक्शन होगा। मैंने जो सवाल आपका किया था वो पूछना फिर से चाहता हूँ। एक एनोनिमस कंप्लेंट जिसपे स्टूडेंट्स का नाम ही नहीं लिखा हुआ, वो कंप्लेंट जाती है और बाकायदा दर्ज हो जाती है। जो पर्सन इन इटसेल्फ वहां मौजूद है, कंप्लेनेंट मौजूद है, उसकी शिकायत नहीं होती, तो इसके लिए फिर आप लोग ये तो कानूनी जानकार हैं, उसके लिए क्या दरवाजे खुले? एसएचओ साहब जेल जाएंगे, यही है उसका। डीसीपी साहब जेल जाएंगे, उसका नहीं तो डीसीपी साहब और एसएचओ साहब के जेल जाने का रास्ता आपने क्या बनाया? मैं वही ये तो जो पूछना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन लगी है कोर्ट में, ये सिर्फ प्रिंसिपल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ नहीं लगी है, प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के खिलाफ, ये एसएचओ साहब के खिलाफ भी लगी है और डीसीपी साहब के खिलाफ भी लगी है। कोर्ट ने इस पे क्या संज्ञान लिया? इस पे ये कहा एक्शन टेकन, रिपोर्ट बताओ क्या किया इस पे अभी कंप्लेंट पे, डॉक्टर रितु की कंप्लेंट पे क्या किया, और जो एसएचओ और डीसीपी साहब के खिलाफ क्या किया, ये रिपोर्ट मंगाई है। तो रिपोर्ट मंगाइए, क्या किया, एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी एफआईआर होगी अब? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ SC/ST एक्ट में तो कोई प्रावधान नहीं, नहीं एक्शन है। टेकन रिपोर्ट मीन्स उनको ये आके बताना चाहिए कि हमने एफआईआर कर ली है। शायद अगर एसीपी साहब जो एसएचओ साहब हैं और जो कौन से थाने का मामला था? मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन। तो उनके पास अगर एक वो बचेगा बचाव आके कि हम ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर चुके थे और हम बता नहीं पाए डॉक्टर रितु को, हम बता रहे हैं, यही एक बचाव शायद बचता है। डॉक्टर रितु, आपको ये लगता है न्याय मिलेगा? और अब क्योंकि जब कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है तो नेचुरली एफआईआर के बगैर तो कोर्ट में खड़े होंगे तो लानत ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स लानत पड़ेगी जिन पे पड़ेगी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे पास जो सबूत हैं, प्रूफ्स हैं, और हमारी न्याय की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, तो ये जस्टिस की लड़ाई में न्याय जरूर मिलेगा। डॉक्टर रितु, कभी आपने ये सोचा या आपने कुछ करने की कोशिश की कि जिस वक्त प्रिंसिपल आपको जाति सूचक शब्दों से बोल रही हो, आपके ऊपर टिप्पणी कर रही हो, आप उसको रिकॉर्ड कर सकें, आपके पास कुछ एविडेंसेस हो जो आपने अपने काउंसिल को दिया? जवाब मैं दूंगा। हाँ, ठीक, हमारे पास सब सबूत हैं, आप जानते हैं। अच्छा, जो जवाब डॉक्टर रितु को देने हैं वो नहीं देंगे? नहीं, ये क्योंकि ये कंप्लेनेंट हैं, ये मैं इनका वकील हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इनको बताऊंगा कि वो अभी ना बोलें, क्योंकि सबूत क्या क्या हमारे पास है आप जानते हैं। मैं कोई भी काम बगैर सबूत इकट्ठे किए नहीं करता हूं। सर तो पूछने दीजिए ना। नहीं, सबूत हमारे पास सब है, सब है। सब। बिल्कुल सारी चीजें हाँ, हमारे पास। उससे लगता है कि इन सबूतों से बेनकाब होना पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं महबूब बचेगा, राजा बताएं। कोई नहीं बचेगा, आपको हर बार बता रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। इतने सबूत हमारे पास हैं। जाग जाएं, सुधर जाएं, भारत के संविधान के तहत काम करें, नहीं तो तिहाड़ जेल की फोटो खिंचवा के अपने घरों में लगा के रखें, बेडरूम में भी और ड्राइंग रूम में भी, वहीं रहना है उन्हें लंबे टाइम तक। तभी वो कह रहे हैं कि ये जो है वो मोदी अमित शाह की सरकार है, ये कांग्रेस की नहीं है, गुंडाई छोड़ दें। नहीं, ये किसी की भी सरकार हो, भारत के संविधान की सरकार होती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की सरकार है। कोई इस गलतफहमी में है कि वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, कोई इस गलतफहमी में है कि बीजेपी का मेंबर है, कोई किसी भी पार्टी का मेंबर समझ रहा हो अपने आप को, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सब जेल जाएंगे अगर कानून तोड़ेंगे तो। जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। जेल मोदी जाएंगे। भी संविधान से ऊपर है, भारत से ऊपर है, अपने आप को समझते हैं। तो जो इंसान इस कंट्री का सिटीजन नहीं, संविधान से ऊपर तो न नेहरू रहे न इंदिरा रही, जेल ही गए जिन्हें जाना जब था। तो जो गलत करेगा वो तो जेल जाएगा, लेकिन संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो हम संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, और अगर ये लोग हैं संविधान को मानने वाले तो ये प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और जब टाइम आएगा, और जो चीज जैसे सर ने कहा, हम सारे सबूत देंगे, और हम परिपक्व हैं हर तरीके से, हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ है, सबूत है। एज सर सेड कि हम कोई भी चीज हवा में नहीं कह रहे, कोई भी चीज इस तरीके से नहीं हमने रखी है कि जिस तरीके से उन्होंने अंधेरे में तीर चलाया।
हम वैसे नहीं है, हमारे पास हर एक चीज है पूरे तथ्यों के और साथ, पूरे एविडेंसेस के साथ, प्रिंसिपल के साथ साथ जो उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी जिन्होंने भी इस चीज में मिलकर साजिश करी है, वो सब पे कार्रवाई होगी। और मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें सब सामने आए और तब जब कोर्ट मांगेगा हम सब सारी चीजें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम जानते हैं केसेस तो अमित शाह के ऊपर भी उस वक्त में कि जिस टाइम रहे वो गुजरात में, और आपके चेहरे की हंसी कुछ और अब मुझे बता रही है। देखिए, बच सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ऐसा कहा जाता है ना कि कुछ टाइम के लिए सब लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, हर टाइम के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सब टाइम सब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो अमित शाह साहब से भी हम बार बार कहते हैं कि जो उनके अपने गुनाह हैं वो उनके खिलाफ केसेस चलेंगे ही चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसे, भारत का संविधान है। लेकिन कम से कम वो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनको बाकी जगहों पे तो कम से कम पुलिस को बोलना चाहिए कि भाई मैं तुमसे कुछ काम गलत करा भी रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके आड़ में तुम पूरी दुनिया को लूट लोगे। ये तो कम से कम अमित शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम कुछ ऐसा सिस्टम तो बनाएं कि भाई पुलिस वालों को ये बोले कम से कम कि आप इतना ज्यादा अन्याय बंद कर दो, मैं जो काम करा रहा हूं वो अलग है, उसके एवज में जो भी उनकी सेटिंग रहती होगी पुलिस वालों से वो करें। लेकिन इस बात का होम मिनिस्टर के तौर पर ध्यान दें कि पुलिस वाले उनकी गलत काम करने के जो निर्देश देते हैं वो उसकी आड़ में जो पूरा कोहराम मचा रखा है वो ना मचाए। लेकिन हम देख तो रहे हैं गिरफ्तारी तो की गई है अश्विनी उपाध्याय जैसे पूर्व प्रवक्ता बीजेपी के, और फिर उसके बाद वो आ जाते हैं, लगता है कि घूमने के लिए गए थे इंस्पेक्शन करने, और फिर वो आ गए। एक लेडी टीचर को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को इंसाफ नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी होकर के वो वापस चले भी आ रहे हैं दामादों की तरह। जी की गिरफ्तारी नहीं, उनकी मदद हुई है और ये सब हम जानते हैं। बेफिक्र रहें आप लोग, कानून की तलवार है, धीरे धीरे काटती है, बचेगा कोई भी नहीं। संविधान तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा, लंबे टाइम के लिए जेल जाएगा। अश्विनी उपाध्याय साहब और उनके दूसरे लोगों ने आतंकवाद की घटना उस दिन वहां पे की है, भारत सरकार के खिलाफ बगावत की है, भारत के खिलाफ बगावत की है, उसकी सजा उन्हें मिलेगी, निश्चिंत रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब क्योंकि ऑर्डर है और टाइम बाउंड है एक्शन टेकन रिपोर्ट का, अगला कदम क्या है आपका, आपके समाज का इस फाइल? समाज का यानी तमाम वो लोगों का जो SC/ST कैटेगरी से हैं, जिनका हर्ट हुआ है आपके ही जरिए, आपके, क्योंकि जो आप पर नहीं, ये पूरे समाज के ऊपर उस प्रिंसिपल ने या उन लोगों ने मैं तो प्रहार किया है। आपने कहा अगला कदम, हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, क्योंकि ये आत्म, जिसे कहते हैं ना, एक सम्मान की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, अपनी डिग्निटी की लड़ाई है, और अब ये लड़ाई पूरे समाज की है और हमारा समाज पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि अब हम अपने समाज में, जैसे इन्होंने भी अभी आपको कहा कि हमारा समाज नहीं बर्दाश्त कर सकता कि अब कोई रोहित वेमुला बने या पायल तड़वी की तरह अपने प्राणों की आहुति दे। तो इस समय मेरे समाज से भी गुजारिश है, जो भी आपके मीडियम से दूर बैठे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई थिंक इट इज द राइट टाइम, लेट्स नॉट वेट फॉर द डे कि हम सब कैंडल्स लेके डॉक्टर रितु के लिए भी निकले। लेकिन वो समाज तो बात करता है काटने का, मारने का, तो समाज ये कर रहा है। Enough has happened in the past, right? Now the time has come. जो समाज मारने काटने की बात करता है, उनका सच भी दुनिया के सामने है और समाज ने हमें भी देखा है, राइट? लोगों ने हमें भी देखा है। हाँ, वो मनुवादी हैं। पहली बात तो उनकी वो टेक्निकल जो लाइन है वो गलत है। उन्होंने कहा कि जब मुल्ला काटा जाएगा राम राम चिल्लाएगा, लेकिन वो फिर भी सुरक्षित है, ये कहकर भी। मैं इसको पूरा मैं डिफाइन कर दूं। पहले टेक्निकल गलत है, जब मुल्ला मारा जाएगा, काटा जाएगा, तो वो राम राम नहीं चिल्लाएगा, वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा। पहला टेक्निकल। तो अगर उन्हें राम राम चिल्लाना है किसी को, तो उन्हें हिंदू को मारना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू ही राम राम चिल्लाएगा, हे राम मार दिया। तो ये टेक्निकल गलत बोली उन्होंने। लाइन को पहले ठीक करें। पहली चीज तो ये जितने भी राम भक्त हैं, हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, हम भारत के अंदर रहते हैं, भारत में नहीं, राम भक्त तो आप भी हैं, राम भक्त हम भी हैं, आपने कैसे कह दिया मैं राम भक्त नहीं हूँ? राम की इज्जत, मेरी बात सुनिए, जो भी तमाम धर्म के जो पेशवा हैं, डॉक्टर रितु, सम्मान की बात जहां तक है और जहां तक भक्ति की बात है, अगर इस तरह का कोई बात किसी भी मजहब का कोई पेशवा है तो उसकी इज्जत तो बनती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपनी इज्जत करवाएंगे और दूसरे धर्म की बेइज्जती करेंगे। हाँ, लेकिन जो तरीका वो अपना रहे हैं आज के समाज में, आज मोदी जी के राज में जो तरीका अपना रहे हैं, सवाल तो मेरा उस पर है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, अगर ये लोग टेक्निकल ये बोल रहे हैं, पहले तो मैंने इसको गलत बता दिया कि ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी को ये सही करना हो तो मुझे बता दें, इसमें क्या कहते हैं, करेक्ट करके दे दें आपके कमेंट में, ठीक? कोई भी अगर इतना बड़ा भक्त है तो मुझे करेक्ट करके दे दें। दूसरी बात ये कि हम सभी धर्मों का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम राम के भक्त हुए। राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया, वो मेरा आदर्श कैसे हो सकता है? राम ने एक दूसरे व्यक्ति के कहने पर आकर के उसकी पत्नी चरित्रहीन होगी, उसने घर से निकाल दिया।
तो हमारे अगर आदर्श हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। इस देश के वो लोग हैं जिन लोगों ने नारियों के लिए, नारियों के सम्मान के लिए किया। सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, जिन्होंने लेकिन आज नारी उससे ज्यादा शोषित है जितना कोशिश की गई बचाने की। इसीलिए तुम अधिकार तो उनको बताना पड़ेगा ना, जगाना पड़ेगा ना, मेरे जैसा बनना पड़ेगा ना, डॉक्टर ऋतु जैसा बनना पड़ेगा ना, जो शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। और जो आवाज उठाती हैं समाज उनको पसंद नहीं करता, उनको गालियों से नवाजता, उनको क्या कहता है, मैं क्या बोलूं, शब्द भी जो सबसे ज्यादा गंदे शब्द होते हैं वो उनको बोल देते हैं। ये कि रुक जाए, कि ये उस खोल को तोड़ना चाहती हैं जिस खोल के अंदर आप रखना चाहते हैं। वो चाहे जातिवाद का खोल हो, वो चाहे महिला विरोधी खोल हो, पुरुषवाद का खोल हो, उस खोल को जो तोड़ता है उसको सहना पड़ेगा। और वही खोल डॉक्टर ऋतु ने तोड़ा, वो सह रही है। वही खोल हमने तोड़ा, हम सह रहे हैं। और इसी खोल को तोड़ने के लिए हजारों लाखों महिलाएं तैयार करी जाएंगी। इसीलिए हम लोग 17 अगस्त से एक अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं, सैकड़ों हजारों महिलाओं को लेकर के। और ये खोल तोड़ा जाएगा। ऐसी हजारों महिलाओं की किस किस के सर काटोगे? हजारों लाखों सर तैयार कर देंगे हम। काटिए, आप कितने काट सकते हैं? तो वो जो नागपुर से चल रहा है साहब, उसके अंदर आप हजारों लाखों जोड़ रही हैं, वो तो लाखों करोड़ों लोग जोड़ रहे हैं, करोड़ों महिलाएं जोड़ रहे रेते हैं। के ढेर पर खड़े हैं वो करोड़ों महिलाएं जोड़ रहे हैं। वो रेते के ढेर पर खड़े हैं। तर्क से आप एक सवाल कर लीजिए, जवाब उनके पास नहीं होगा। मुझे मेरे सामने ले आइए, आरएसएस के 4 लोग नहीं 1000 लोग ले आइए, और मैं ऐसे सवाल करूंगी, जवाब दे दे। तो और यहाँ भी सुन रहे हो तो मेरे सवालों के जवाब दे दे। अगर आपके पास सवाल है, मुझसे तर्क वाले जवाब ले लीजिए। आप गाय, गोबर, गाय, भैंस ये सब कर सकते हो, आप गोमूत्र पी सकते हो। गोमूत्र से आप बताते हैं कि साइंटिफिक बहुत सारे फायदे होते हैं। अरे गधो, तुम्हारा जो गोमूत्र के फायदे बताता है वो खुद जाके एम्स में भर्ती होता है। जो गोमूत्र पीने की नाटक करके बताती है वो साध्वी प्राची, वो खुद जाकर जब टांग होती है तो डॉक्टर से जाकर के वो विदेश जाकर के इलाज कराते हैं। इसका मतलब हम गरीब जनता को आप उल्लू बना रहे हो। आप जो लोग यहाँ इस देश के सच्चे हितैषी हैं, जो इस देश के असली नागरिक हैं, जो इस देश की सुरक्षा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आप उनको बेवकूफ बनाते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप कितना बेवकूफ बनाएंगे, हम आपके किए कराए पर पानी फेरने दिन रात तैयार बैठे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें पूरी उम्मीद है डॉक्टर ऋतु आप फिर से बहाल हो, क्योंकि एक लंबा टाइम गुजर रहा है। और आपकी इस लड़ाई में जिस तरह से साथ मिल रहा है तमाम लोगों का, और जिस तरह लोग आपके साथ आना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सिर्फ न्याय की जीत के लिए, वो आपको जरूर होगी। आखिरी कोट आपसे महमूद पराचा। आखिरी कोट ये है कि डॉक्टर ऋतु सिर्फ और सिर्फ एससी महिलाओं की आवाज नहीं उठा रही हैं। ये सिर्फ महिलाओं की आवाज नहीं उठा रही हैं। ये पूरे देश में जो एडहॉक सिस्टम चल रहा है ना, ये अडानी अंबानी के कहने पे हर जगह ये हमारी नेता रहेंगी। पूरे देश में एडहॉकिज्म जो ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है ना, ये यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह, डिफेंस की इंडस्ट्री में भी अभी जो सरकारी जो कंपनियां हैं वहां तक ठेकेदारी प्रथा जो शुरू हो रही है, सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा है, ये उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये उसमें हमारे देश को लीड करेंगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।